अगर किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि कल सुबह उसका नकद वेतन गणितीय रूप से कम होने वाला है, लेकिन अम, इसके बावजूद वो असल में पहले से कहीं ज्यादा अमीर होने जा रहा है, तो शायद उसे यकीन ना हो। हाँ बिल्कुल, मतलब ये सुनना थोड़ा अजीब तो लगता ही है। कोई भी सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सही बात है। द डीप डाइव के एक और नए और बेहद जरूरी विश्लेषण में स्वागत है। आज की तारीख है 30 मार्च 2026। इसका सीधा मतलब है कि अप्रैल 2026 अब बस कुछ ही घंटे दूर है। एकदम सही। और जैसे ये कैलेंडर का पन्ना पलटेगा ना, वैसे ही वित्तीय दुनिया के कई नियम पूरी तरह से बदलने वाले हैं। ये सिर्फ एक नया महीना नहीं है, हाँ, बल्कि ये एक नए आर्थिक युग की शुरुआत जैसा है। इस बदलाव की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये नियम सिर्फ सरकारी फाइलों या कागजों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। ये सीधे तौर पर लोगों के बैंक खातों, उनकी बचत रणनीतियों और उनके रोजमर्रा के खर्चों की दिशा तय करने वाले हैं। मतलब हर किसी पर असर होगा इसका। हाँ, वेतनभोगी कर्मचारियों से लेकर शेयर बाजार में ट्रेड करने वालों तक हर किसी के वित्तीय जीवन में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव आ रहा है। तो इस गहन चर्चा के लिए आज हम जिस सोर्स सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन फाइनेंशियल द्वारा दी गई एक बहुत ही विस्तृत प्रेजेंटेशन और डेटा रिपोर्ट है, जो कि बहुत ही शानदार रिपोर्ट है। बिल्कुल। श्रोताओं के संदर्भ के लिए बता दें कि ये स्वामी वेल्थ एडवाइजरी मार्केटिंग इंश्योरेंस का एक प्रतिष्ठित ब्रांड है। अक्सर सरकारी घोषणाएं प्रतिशत और भारी भरकम आर्थिक शब्दावली में उलझी होती हैं। हाँ, जो आम लोगों को आसानी से समझ नहीं आती। सही कहा। लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने इन जटिल नियमों को वास्तविक रुपयों और पैसों में बदलकर समझाया है। और यही इस रिपोर्ट को खास बनाता है। जब नीतियां जमीनी हकीकत से टकराती हैं, तो उसका असल असर क्या होता है, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत ही सटीक आंकड़ों के साथ उस पूरी प्रक्रिया को डिकोड किया है, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट कह सकते हैं। और यही इस डीप डाइव का मुख्य मिशन भी है। मतलब हमें यह गहराई से समझना है कि क्या सच में लोगों का वेतन कम हो रहा है, या फिर उनकी भविष्य की बचत का कोई नया रास्ता खुल रहा है। ये नए बदलाव कागजी ना होकर असल जिंदगी में क्या असर डालेंगे। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। मेरी नजर में ये पूरा बदलाव एक कड़क डाइट प्लान जैसा है। डाइट प्लान? हाँ, मतलब शुरुआत में देखने पर यह बहुत सख्त लगता है। ऐसा महसूस होता है कि सामने रखी प्लेट से बहुत कुछ छीना जा रहा है। लेकिन लंबी अवधि में भविष्य की वित्तीय सेहत और मजबूती के लिए ये शायद एक अनिवार्य कदम है। अरे वाह, वो डाइट प्लान वाली एनालॉजी यहाँ एकदम सटीक बैठती है ना? बिल्कुल। क्योंकि जब हम नियमों में बदलाव के पहले हिस्से को देखते हैं, यानी वेतन और पीएफ के नए नियम, तो किसी भी कर्मचारी की पहली प्रतिक्रिया अक्सर घबराहट या निराशा वाली ही होती है। स्वाभाविक है। इन नियमों का सबसे पहला और सीधा असर उस टेक होम सैलरी पर पड़ेगा, जो हर महीने के अंत में बैंक खाते में क्रेडिट होती है। तो चलिए इस नुकसान के लिए पीछे का विज्ञान समझते हैं। मैंने रिपोर्ट में 50,000 रुपए के सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी वाला एक दिलचस्प उदाहरण देखा। हाँ, वो उदाहरण बहुत स्पष्ट है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वेतन का ये ढांचा अचानक क्यों बदल रहा है। पुराने नियमों में क्या खराबी थी? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी खामी थी, जिसका फायदा कॉर्पोरेट जगत उठा रहा था। अच्छा। हाँ, पुराने सिस्टम में कंपनियां सीटीसी के अंदर बेसिक सैलरी को जानबूझकर बहुत कम रखती थीं। मतलब कितना कम? कई बार कुल वेतन का सिर्फ 20 या 30%। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बेसिक सैलरी पर कटने वाले प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में कंपनी को अपनी जेब से कम योगदान देना पड़े। ओह, तो इससे कंपनी का पैसा बचता था? बिल्कुल। इससे कर्मचारी के हाथ में आज नकद तो ज्यादा आ जाता था, लेकिन उसका रिटायरमेंट फंड बहुत कमजोर रह जाता था। ये तो एक बड़ा नुकसान है लंबी अवधि में। सही कहा। तो सरकार ने इस असंतुलन को खत्म करने के लिए नया वेज कोड लागू किया है। इसके तहत अब किसी भी स्थिति में बेसिक सैलरी सीटीसी के 50% से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि उसी 50,000 रुपए के सीटीसी वाले व्यक्ति की बेसिक सैलरी, जो पहले शायद 15,000 रुपए होती थी, हाँ, वो अब छलांग मारकर सीधे 25,000 रुपए हो जाएगी। एकदम सही कैलकुलेशन है। और क्योंकि पीएफ की कटौती बेसिक सैलरी पर होती है, तो गणित बिल्कुल साफ है। 15,000 रुपए पर कटने वाला 1,800 रुपए का पीएफ
अब 25,000 रुपए के हिसाब से सीधे 3,000 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल। यानी हर महीने हाथ में आने वाला नकद वेतन सीधे तौर पर 1,200 रुपए कम हो जाएगा। हाँ, और यहीं पर लोगों को लगता है कि उनकी आय कम हो गई है। उन्हें लगता है उनका नुकसान हो रहा है। जो कि ऊपर से देखने पर लगता भी है। लगता है, लेकिन अगर हम इस तथाकथित नुकसान के पीछे का असली फायदा देखें तो तस्वीर बिल्कुल उलट है। वो कैसे? हर महीने 1,200 रुपए कम जरूर मिल रहे हैं, लेकिन ये पैसा हवा में गायब नहीं हो रहा है। ये सीधे कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड में जा रहा है। हाँ, वो पीएफ खाते में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी को भी अपनी तरफ से इतना ही पैसा डालना होगा। अरे हाँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल। अगर हम इसे सालाना आधार पर देखें तो कर्मचारी के भविष्य निधि में एक साल में 14,400 रुपए की अतिरिक्त बचत जुड़ रही है। और उस पर ब्याज भी तो मिलेगा। हाँ, जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। ये तो पीएफ के गणित की बात हुई, लेकिन सोर्स सामग्री में एक और बहुत बड़े छुपे हुए फायदे का जिक्र है। हाँ, जो सीधे तौर पर बेसिक सैलरी से जुड़ा है, और वो है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी इस पूरे नए वेतन ढांचे का सबसे बड़ा साइलेंट विनर है। साइलेंट विनर? हाँ, मतलब जो बिना शोर मचाए फायदा दे रहा है। बिल्कुल। देखिए, ग्रेच्युटी का फॉर्मूला सीधे तौर पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी और उसकी नौकरी के सालों पर निर्भर करता है। 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करने के बाद ये राशि मिलती है। पुराने सिस्टम में जहां बेसिक सैलरी 15,000 रुपए थी, 5 साल बाद ग्रेच्युटी बनती थी लगभग 43,000 रुपए। ठीक है। लेकिन अब नई 25,000 की बेसिक सैलरी के साथ वही ग्रेच्युटी लगभग 72,000 रुपए हो जाएगी। अरे वाह, ये फायदा तो लगभग दोगुना है। हाँ, और इसके लिए कर्मचारी को अपनी जेब से एक भी अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ रहा है। मतलब आज टेक होम सैलरी भले ही थोड़ी कम दिख रही हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति कंपनी छोड़ेगा तो एक बहुत बड़ा फंड उसके हाथ में आएगा। एकदम सही। और कंपनी छोड़ने की बात करें तो एग्जिट नियमों में भी एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव हुआ है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बदलाव था। पहले किसी भी कर्मचारी के लिए कंपनी छोड़ने पर अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पाना एक लंबा और मानसिक रूप से थका देने वाला काम होता था। 15 से 45 दिन तक पैसों का इंतजार करना इंडस्ट्री का एक अलिखित नियम बन गया था। और ये कर्मचारियों के शोषण का एक बहुत बड़ा जरिया था। नौकरी बदलने के दौरान वैसे ही एक आर्थिक अनिश्चितता होती है। बिल्कुल, खर्चे तो रुकते नहीं हैं। सही बात है। और ऐसे में अपने ही कमाए हुए पैसे के लिए हफ्तों इंतजार करना लोगों को कर्ज लेने पे मजबूर कर देता था। नए नियमों ने इस व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया है। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार अब ये 45 दिन का इंतजार खत्म हो गया है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सिर्फ 2 कार्य दिवसों मतलब वर्किंग डेज में होना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी राहत है। रिपोर्ट का उदाहरण बहुत स्पष्ट है। अगर किसी का 30,000 रुपए का वेतन बकाया है और 10,000 रुपए लीव इनकैशमेंट के मिलने हैं, तो बिना किसी फालतू कागजी कार्रवाई के पूरे 40,000 रुपए सिर्फ 2 दिन के अंदर बैंक खाते में ट्रांसफर होने ही चाहिए। जो कि सिस्टम में एक बहुत बड़ा सुधार है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा, थोड़ा सवाल उठाना होगा। हाँ, बताइए। एक तरफ ग्रेच्युटी का पैसा 5 साल बाद मिलेगा और पीएफ रिटायरमेंट पर मिलेगा। ठीक है। दूसरी तरफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की स्पीड बढ़ा दी गई है। क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? इसे मैं एक वित्तीय ट्रैफिक लाइट की तरह देख रहा हूँ। सरकार ने एक तरफ पैसे को रेड लाइट पर रोक दिया है, यानी पीएफ लॉक कर दिया ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ नौकरी छोड़ने के वक्त ग्रीन लाइट दे दी है, यानी 2 दिन में पैसा। दिलचस्प एनालॉजी है। लेकिन उस रोजमर्रा के ट्रैफिक का क्या, जहां महंगाई हर दिन बढ़ रही है? ये ऐसा है जैसे आपकी कंपनी ने आपका पैसा 5G की स्पीड से आपको देने का फैसला किया है, लेकिन हर महीने उसे एक लॉक वाले गुल्लक में भी डाल रही है। आज हाथ में नगद कम होना एक चुनौती तो है। देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी चिंता है। नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो किसी भी घर का बजट चलाने के लिए ऑक्सीजन की तरह होता है। बिल्कुल होता है। जब हर महीने हाथ में आने वाला पैसा कम होता है तो मौजूदा ईएमआई और खर्चे प्रभावित होते हैं। लेकिन इस पूरी नीति का एक दूसरा हिस्सा भी है। अच्छा, वो क्या है? सरकार इस नकद की कमी की भरपाई सिस्टम की दूसरे सिरे से करने की कोशिश कर रही है, और वो सिरा है इनकम टैक्स में मिलने वाली भारी छूट। अरे हाँ, यहाँ बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। राइट डायरेक्शन फाइनेंशियल के डेटा के मुताबिक अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स। हाँ, ये मध्यम वर्ग के लिए गेम चेंजर खबर है। ये सचमुच एक ऐतिहासिक राहत है। 12 लाख तक 0 टैक्स, मतलब ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और इसका सीधा असर
टेक होम सैलरी पर पड़ेगा। जो पैसा पहले टीडीएस के रूप में कटकर सरकार के पास चला जाता था और जिसे वापस पाने के लिए लोगों को साल भर रिफंड का इंतजार करना पड़ता था। हाँ, वो पैसा अब हर महीने लोगों के पास ही रहेगा। इस तरह से पीएफ के कारण जो 1200 रुपए कम हुए थे, उसकी भरपाई इस टैक्स बचत से हो जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया गणित बिठाया है सरकार ने। बिल्कुल, लेकिन इस छूट के साथ टैक्स भरने की प्रक्रिया में भी एक बड़ा तकनीकी बदलाव किया गया है। हाँ, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि दशकों पुराना फॉर्म 16 अब इतिहास बन गया है और उसकी जगह फॉर्म 13 ने ले ली है। सही पढ़ा आपने। लेकिन क्या ये सिर्फ नाम का बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा तंत्र काम कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये पूरी फिलॉसफी का बदलाव है। वो कैसे? पुराना फॉर्म 16 एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट होता था जिसमें कई बार सीए या कर्मचारी खुद क्रिएटिव अकाउंटिंग करके फर्जी कटौतियां दिखा देते थे। हाँ, मतलब थोड़ा हेरफेर कर लेते थे टैक्स बचाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन नया फॉर्म 13 पूरी तरह से डायनामिक और एआई संचालित है। एआई संचालित? हाँ, एआई ड्रिवन। ये एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि फॉर्म 13 पहले से ही भरा हुआ आएगा, यानी प्री फिल्ड आएगा। अच्छा, मतलब इसमें हमें कुछ भरना ही नहीं है? हाँ, इसमें शेयर बाजार की कमाई, बैंक का ब्याज, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त सब कुछ पहले से दर्ज होगा। इसमें मानवीय गलती या हेरफेर की गुंजाइश लगभग खत्म कर दी गई है। तो एक तरह से सरकार कह रही है कि हम टैक्स में छूट तो दे रहे हैं, लेकिन जो भी सिस्टम में है वो पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। एकदम सटीक समझे आप। और इसी पारदर्शिता के नाम पर उन भत्तों या पर्क्स पर भी गाज गिरी है जो पहले आसानी से टैक्स के दायरे से बाहर रह जाते थे। हाँ, इसके पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। बड़ी कंपनियां उच्च अधिकारियों को नकद वेतन देने के बजाय सुविधाएं देने लगी थी ताकि टैक्स बचाया जा सके। जैसे कि उदाहरण के लिए कंपनी की तरफ से दी गई कार। अब नए नियम के तहत अगर कंपनी ने उपयोग के लिए कार दी है तो उसे 8,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से कर योग्य आय माना जाएगा। मतलब उस 8,000 रुपए पर टैक्स देना होगा। बिल्कुल। इसी तरह अगर कंपनी ने बाजार दर से कम ब्याज पर लोन दिया है तो उस ब्याज के अंतर को भी आय का हिस्सा मानकर टैक्स वसूला जाएगा। तो सरकार इन सभी लूप होल्स को बंद कर रही है। हाँ, सरकार का संदेश साफ है। मतलब कोई भी चीज अब रडार से बाहर नहीं है। और रडार की बात करें तो पैन कार्ड को लेकर जो नए नियम आए हैं वे किसी भी इंसान को चौंका सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। केवल आधार कार्ड अब पर्याप्त नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। पैन कार्ड अब एक पहचान पत्र से ज्यादा एक वित्तीय पासपोर्ट बन गया है। वित्तीय पासपोर्ट? हाँ, इसमें नाम की स्पेलिंग या जन्म तिथि में एक छोटी सी भी लिपिकीय गलती यानी क्लरिकल मिस्टेक पूरी वित्तीय जिंदगी को रोक सकती है। सच में? इतनी सख्ती? हाँ, अगर डेटा मेल नहीं खाता है तो बड़े लोन पास होने में या प्रॉपर्टी रजिस्टर होने में तुरंत रुकावट आ जाएगी। बाप रे। सिस्टम को इतना कड़ा कर दिया गया है कि कोई भी अनाम या गलत पहचान के साथ बड़ा लेन देन ना कर सके। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार ने बड़े खर्चों पर 24/7 चलने वाले सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। रिपोर्ट में उच्च मूल्य वाले लेन देन पर जिस तरह की निगरानी का उल्लेख है वो हैरान करने वाला है। हाँ, बड़े लेन देन अब पूरी तरह ट्रैक हो रहे हैं। 10 लाख रुपए नकद बैंक में जमा करना या किसी लग्जरी होटल में 2 लाख रुपए का बिल चुकाना, ये सब सीधे टैक्स विभाग के डैशबोर्ड पर फ्लैश होंगे। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस नीति के पीछे का मैक्रो इकोनॉमिक लक्ष्य अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से औपचारीकरण करना है। मतलब फॉर्मलाइजेशन। हाँ, जो पैसा सिस्टम के बाहर ब्लैक मनी या अघोषित नकद के रूप में घूमता था उसे वापस औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया जा रहा है। सरकार ये मानकर चल रही है कि रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों पर नजर रखने में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय सीधा उन जगहों पर सेंसर लगा दिए जाए जहां बड़ा पैसा खर्च होता है। तो मूल रूप से तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि सरकार ने 12 लाख तक टैक्स फ्री करके आम इंसान को एक बहुत बड़ी राहत तो दी है। बिल्कुल दी है। लेकिन इसके बदले में उससे उसकी पूरी वित्तीय निजता यानी फाइनेंशियल प्राइवेसी ले ली है। एक तरफ छूट है, लेकिन दूसरी तरफ हर बड़े खर्च का डिजिटल फुटप्रिंट अनिवार्य कर दिया गया है। क्या ऐसे ही आज की दुनिया का स्मार्ट सिस्टम कहा जा रहा है? निश्चित रूप से। ये एक गिव एंड टेक यानी लेन देन वाली अर्थव्यवस्था का नया रूप है। सरकार कह रही है कि आप ईमानदारी से अपना पैसा कमाएं और रखें, हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उस पैसे को सिस्टम से बाहर निकालने या छिपाने की कोशिश करेंगे तो तकनीक आपको पकड़ लेगी। बहुत ही कड़ा सिस्टम है।
बड़े खर्चों की इस डिजिटल ट्रैकिंग से एक और बात निकल कर आती है जो सीधे रोजमर्रा की जिंदगी और सफर से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में मैक्रो इकोनॉमिक्स से हटकर कुछ ऐसे बदलावों का जिक्र है जो सीधे आम आदमी के बटुए पर असर डालेंगे। और ये हिस्सा शायद लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। और इसमें सबसे पहला नाम आता है एटीएम का। एटीएम का इस्तेमाल। नकद निकालना अब एक महंगा शौक बनने जा रहा है। इसके पीछे बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा सरदर्द छुपा है जिसे कॉस्ट ऑफ कैश कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैश मतलब नकद का खर्च। हाँ, एटीएम में पैसा डालने, उसकी सुरक्षा करने और मशीनों के रख-रखाव में बैंकों का करोड़ों रुपया खर्च होता है। सरकार और बैंक अब इस खर्च का बोझ खुद उठाने के बजाय उसे उपभोक्ता पर डाल रहे हैं। जी हाँ, आंकड़ों के मुताबिक फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने के बाद अब हर अतिरिक्त निकासी पर 23 रुपए का चार्ज लगेगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति ने महीने में 10 बार एक्स्ट्रा पैसे निकालें तो उसे 230 रुपए तो सिर्फ बैंक को चार्ज के रूप में देने होंगे। और ये तो सिर्फ चार्ज की बात है। हाँ, और इतना ही नहीं, कुछ बैंकों ने तो नकद निकासी की सीमा को 1 लाख रुपए से घटाकर सीधा 50,000 रुपए कर दिया है। ये कोई संयोग नहीं है। ये लोगों को यूपीआई या कार्ड जैसे डिजिटल पेमेंट्स की तरफ धकेलने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। नकद जितना कम होगा, सिस्टम में पारदर्शिता उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद यात्रा से जुड़े नियमों में भी कड़े बदलाव किए गए हैं। हाँ, ट्रेन टिकट वाला नियम। ट्रेन टिकटों के रिफंड का नियम बहुत दिलचस्प है। अगर किसी ने 2,000 रुपए का ट्रेन टिकट बुक किया है और यात्रा के 8 घंटे के भीतर उसे कैंसिल करना पड़ता है तो अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। सीधा 100% नुकसान। हाँ, आखिर सरकार आखिरी समय में टिकट कैंसिल करने वालों को इतनी कड़ी सजा क्यों दे रही है? देखिए, इस कड़े नियम का मुख्य उद्देश्य घोस्ट बुकिंग को रोकना है। घोस्ट बुकिंग? हाँ, अक्सर टिकट एजेंट या कुछ लोग अघोषित रूप से कई टिकट बुक कर लेते थे और आखिरी समय तक उन्हें होल्ड करके रखते थे। ओह, ताकि बाद में ब्लैक में बेच सके? बिल्कुल, और इससे वेटिंग लिस्ट वाले असली यात्रियों को कंफर्म सीट नहीं मिल पाती थी। 8 घंटे के भीतर 0 रिफंड का नियम इस बात को सुनिश्चित करेगा कि केवल वही लोग टिकट होल्ड करें जिन्हें वास्तव में यात्रा करनी है। इससे रेलवे के संसाधनों की बर्बादी रुकेगी। हाँ, एकदम सही। ये तो हुई ट्रेन की बात, लेकिन जब मैंने विदेश यात्रा के नियमों को पढ़ा तो मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आया। अच्छा? एक तरफ सरकार हर जगह निगरानी बढ़ा रही है और नकद पर चार्ज लगा रही है, लेकिन विदेश यात्रा पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में भारी कटौती कर दी गई है। पहले ये दर 5% से लेकर 20% तक हुआ करती थी, जिसे घटाकर अब सिर्फ 2% कर दिया गया है। ऐसा क्यों? देखिए, ये कोई छूट नहीं है। छूट नहीं है? नहीं, बल्कि ये वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी को फंसने से बचाने का एक तरीका है। टीसीएस कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं था, बल्कि ये एक एडवांस टैक्स था जो सरकार पहले ही काट लेती थी। बाद में आईटीआर फाइल करके लोगों को इसे वापस लेना पड़ता था। लेकिन 20% कटने का मतलब था कि किसी भी यात्रा पर एक बहुत बड़ी रकम महीनों के लिए ब्लॉक हो जाती थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा नुकसान था लिक्विडिटी का। बिल्कुल। इसे 2% करने से लोगों का पैसा उनके हाथ में रहेगा, लेकिन सरकार के पास वो 2% का डिजिटल ट्रेल या सुराग अभी भी रहेगा। मतलब उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, जिससे वे जान सकेंगे कि किसने विदेश यात्रा की है। इसे गणित में समझे तो अगर कोई 5 लाख रुपए की विदेश यात्रा बुक करता है तो पुराने नियमों के हिसाब से 20% की दर से 1 लाख रुपए टीसीएस कट सकता था, जो कि बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, लेकिन अब 2% की दर से सिर्फ 10,000 रुपए ही कटेंगे, यानी सीधे तौर पर 90,000 रुपए की नकद तरलता बच गई, जो लोगों के काम आएगी। ये पर्यटन उद्योग के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें तो जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हाँ, ये एक कड़ा कदम है। F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वालों पर लगने वाला STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अब 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गया है, सीधे 50% की वृद्धि। ये बाजार को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बाजार का एक बहुत ही जटिल और अजोखिम भरा हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे आम खुदरा निवेशकों ने इसे सट्टेबाजी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हाँ, काफी लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में इसमें आते हैं। सट्टेबाजी पर लगाम लगाना है ताकि आम इंसान अपनी जीवन भर की बचत को इन जोखिम भरे ट्रेडों में न गंवाए। हालांकि लंबी अवधि के निवेश यानी डिलीवरी आधारित शेयरों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये एक अच्छा कदम है। और इसके साथ ही
दैनिक जीवन में ईंधन और गैस के दामों में होने वाली वृद्धि भी रिपोर्ट का हिस्सा है, जो कि सीधा महंगाई से जुड़ा है। अगर सिर्फ ईंधन के खर्च में हर महीने 500 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो साल भर में यह किसी भी परिवार के बजट पर 6,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ डाल देगा। यह हमें बताता है कि महंगाई का वास्तविक प्रभाव क्या होने वाला है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इन सभी नियमों को एक साथ जोड़कर देखें तो सरकार की नीति एक स्पष्ट पैटर्न बनाती है। कैसा पैटर्न? अगर कोई व्यक्ति अल्पकालिक फैसले लेता है, एफ&ओ में सट्टेबाजी करता है या पूरी तरह से नकद पर निर्भर रहता है तो उसके लिए ये नया सिस्टम बहुत महंगा साबित होगा। मतलब शॉर्ट टर्म वालों के लिए नुकसान। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबी अवधि का नजरिया रखता है, डिजिटल भुगतान करता है और पारदर्शी तरीके से अपनी आय घोषित करता है तो सिस्टम उसे 12 लाख तक टैक्स फ्री आय और बढ़ी हुई ग्रेच्युइटी जैसे बड़े इनाम देगा। तो इसका कुल मतलब क्या है? राइट डायरेक्शन फाइनेंशियल द्वारा दी गई इस पूरी तस्वीर को अगर समेटा जाए तो भविष्य की सुरक्षा के लिए आज का नकद वेतन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन रिटायरमेंट का खजाना बड़ा हो गया है। एकदम सटीक निष्कर्ष। मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से के लिए टैक्स शून्य हो गया है, जो बहुत बड़ी राहत है। लेकिन इसके बदले में बड़े पैसों की आवाजाही पर डिजिटल निगरानी अब 24/7 चालू है। और जैसा कि रिपोर्ट के अंत में बिल्कुल सही शब्दों में कहा गया है, सही योजना का मतलब है ज्यादा बचत और गलत योजना का मतलब है ज्यादा टैक्स। क्या बात है! ये अब एक ऐसा वित्तीय परिदृश्य है जहां अज्ञानता या पुरानी आदतों से चिपके रहने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। ये जानकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जो इस अप्रैल के अंत में अपनी सैलरी स्लिप देखकर हैरान होने वाला है। जब टेक होम सैलरी कम दिखेगी तो ये समझना जरूरी है कि वो पैसा कहीं खो नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि भविष्य के लिए एक सुरक्षित तिजोरी में जा रहा है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में इन सभी बदलावों, खासकर नकद निकासी पर लगने वाले चार्ज और हर लेन देन की ट्रैकिंग को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? अगर हर छोटी नकद निकासी अब महंगी हो गई है और सारा बड़ा पैसा ट्रैक हो रहा है, तो क्या अगले 10 सालों में वो इमरजेंसी कैश या वो गुल्लक वाला पैसा जो पारंपरिक रूप से हमारे घरों में, अलमारियों के पीछे या किताबों के बीच छिपा कर रखा जाता था, पूरी तरह से इतिहास बन जाएगा? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हमारी सांस्कृतिक आर्थिक आदतों पर चोट करता है। क्या ये नया डिजिटल अनुशासन और ये पारदर्शी सिस्टम हमारे आर्थिक आजादी के कुछ उन अनौपचारिक हिस्सों को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है जो पीढ़ियों से मुश्किल वक्त में घरों को बिना किसी बाहरी सिस्टम पर निर्भर हुए चलाते थे? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम सिस्टम की कार्यकुशलता के बदले अपनी आखिरी बची हुई वित्तीय निजता यानी फाइनेंशियल प्राइवेसी का सौदा कर रहे हैं? ये कैसा उत्तेजक विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। वित्तीय पारदर्शिता और व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता के बीच का ये संतुलन आने वाले समय में बहुत सी बहसों का केंद्र बनने वाला है। बिल्कुल बनने वाला है। श्रोताओं के लिए ये समय है कि वे इन बदलावों के प्रकाश में अपनी वित्तीय रणनीतियों का गहराई से मूल्यांकन करें। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन नए नियमों के पीछे के तंत्र को समझते रहें और खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित और जागरूक बनाए रखें। द डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।